हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी पथिक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम गौरव गर्ग है। आज हम आर्टिकल 22 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पढ़ेंगे। द हिंदू में आज एक आर्टिकल आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द डेंजर्स ऑफ प्री क्राइम फ्रेमवर्क के ऊपर। उसी को बेस बनाते हुए हम हॉलिस्टिकली आर्टिकल 22 को कवर करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने केस लॉज हैं आर्टिकल 22 से रिलेटेड उनको भी कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो प्रीलिम्स का है, प्री के ऊपर, प्री में यदि कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकल 22 से, आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे, एज वेल एज मेंस में यदि कोई क्वेश्चन आता है आर्टिकल 22 या फिर प्रीवेंटिव डिटेंशन से संबंधित, तो उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। ये आपके जीएस 2 में जो पॉलिटी का टॉपिक होता है उससे संबंधित है। बेसिकली ये एक फंडामेंटल राइट में आता है। ठीक है, तो हम देखें तो स्कोप क्या है आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 स्पेसिफिकली बात करता है अरेस्ट की और डिटेंशन की। तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अगर हम अरेस्ट की बात करते हैं, तब किसी व्यक्ति को अरेस्ट तब किया जाता है जब वो एक्यूज्ड होता है ऑफ डूइंग अ क्राइम, अक्यूज्ड ऑफ डूइंग अ क्राइम। लेकिन जब हम बात करते हैं डिटेंशन की, तब उस व्यक्ति को क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है फॉर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डूइंग अ क्राइम। तो डिटेंशन किसके लिए होता है, मेनली वो होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग अ क्राइम। ठीक है, तो इस तरीके से अरेस्ट में और डिटेंशन में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की, तो ये सेफगार्ड देता है इंडिविजुअल्स को हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड, यानी कि वे लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है या डिटेन करके रखा गया है, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 22 बनाया गया। अब बात आती है कि वो जो इंडिविजुअल है, क्या उसको तभी सुरक्षा मिलेगी जब वो भारत का नागरिक होगा, या एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भी अरेस्ट और डिटेंशन के प्रति सुरक्षा मिलेगी? तो भले ही वो भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक ना हो, दोनों को ही आर्टिकल 22 के तहत सेफगार्ड्स दिए गए हैं अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। अब बात आती है, जब हम कहते हैं कि भाई जो भारत का नागरिक नहीं है उसको भी सेफगार्ड दिए गए हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको ख्याल में रखनी होगी, यदि वो व्यक्ति एनिमी एलियन है तो उसको सेफगार्ड्स नहीं मिलेंगे आर्टिकल 22 के तहत। अब बात आती है एनिमी एलियन क्या होता है। तो देखो, जो हमारा देश है उससे के रिलेशन होते हैं किसी दूसरे देश के साथ में। तो एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो हमारे लिए क्या है, वो हम कहेंगे वो एलियन है। ठीक है, तो वो जो एलियन है यानी कि वो किसी दूसरे देश का नागरिक होगा। यदि वो जिस देश का नागरिक है उसके साथ में वी आर एट वॉर, तब हम क्या कहेंगे, वो एनिमी एलियन है। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडिया का युद्ध चल रहा है किसके साथ में, लेट से बांग्लादेश के साथ में, तब बांग्लादेश का कोई नागरिक यदि भारत में है तब उसको हम क्या कहेंगे, वो एनिमी एलियन है। देखो, अभी के समय में क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का युद्ध नहीं चल रहा है, तब बांग्लादेश का कोई भी व्यक्ति भारत में एनिमी एलियन नहीं है। ठीक है, एनिमी का मतलब शत्रु और एलियन मतलब किसी दूसरे देश का नागरिक। तो शत्रु देश का नागरिक वो नहीं है क्योंकि अभी बांग्लादेश के साथ में हमारा युद्ध नहीं चल रहा। लेकिन यदि हमारा बांग्लादेश के साथ में युद्ध चालू हो जाएगा, तब बांग्लादेश का कोई भी नागरिक नागरिक जो भारत में होगा उसको हम कह सकते हैं एनिमी एलियन। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें, क्या पाकिस्तान का कोई नागरिक जो भारत में आया हुआ है उसको हम आज के समय में एनिमी एलियन कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ में अभी हमारा युद्ध नहीं चल रहा है। जब हमारा पाकिस्तान के साथ में युद्ध चलेगा, उस समय पे पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में यदि होगा तो वो एनिमी एलियन कहलाएगा और उसको आर्टिकल 22 के तहत जो सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी आम व्यक्ति को, वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उस देश के साथ में हमारा युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसको सेफगार्ड मिलेगा, किसको सुरक्षा मिलेगी, किसको सुरक्षा नहीं मिलेगी, और वो निर्भर करता है एनिमी एलियन के ऊपर। तो एनिमी एलियन एक एक्सेप्शन है कि उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। और एनिमी एलियन क्या होता है, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 22 के तहत जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, ध्यान देना यहाँ पे अरेस्ट की बात हो रही है, डिटेंशन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत रखा गया है तो उसके जो कंडीशंस होती हैं वो अलग होती हैं कंपेयर टू जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट कब किया जाता है? जब उसके ऊपर आरोप होते हैं ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, यानी कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगे हैं
कि उसने कोई अपराध किया है, तब उसको क्या क्या अधिकार मिलते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो वो क्या होगा, उसमें आप इस तरीके से याद कर सकते हो, MCI। तो राइट्स ऑफ द अरेस्टेड या फिर राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन के जो अधिकार हैं वो क्या हैं, सबसे पहले उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस आधार पे उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरे नंबर पे वो कंसल्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? कंसल्ट, यानी कि सलाह ले सकता है। किससे ले सकता है? एक लीगल प्रैक्टिशनर से, यानी कि वो अपना एक लॉयर हायर कर सकता है जिससे वो सलाह लेगा। और एम से यहाँ पे मतलब है मजिस्ट्रेट से। तो यहाँ पे कौन सा मजिस्ट्रेट होता है? देखो दो तरीके के मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वह व्यक्ति जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस आरोप में कि उसने कोई क्राइम किया है, तब उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होता है। और वो मजिस्ट्रेट होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो डीएम नहीं होता। डीएम कौन होता है? डीएम तो होता है आईएएस ऑफिसर, ठीक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है? किसी डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे लोएस्ट पद का, लोएस्ट पोस्ट का जो जज होता है उसको हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट में ही आपको मालूम होगा डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठता है, जिसको डीजे कह सकते हैं हम। और जब डिस्ट्रिक्ट जज एक क्राइम को देखता है, क्रिमिनल ऑफेंस को क्या करता है, सुनता है, तब उसको हम क्या कह देते हैं? सेशंस जज कह देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज जो होता है डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट पद का व्यक्ति होता है, ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट पर होता है। और सबसे जो निचली पोस्ट पर होता है वो होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यदि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, ऐसा उसके ऊपर आरोप है, और उसको जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, यह कितने घंटे में तय हो जाएगा? 24 घंटे, यानी एक दिन के अंदर अंदर उस व्यक्ति को जमानत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, ये बात तय होगी। और वो कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। तो मजिस्ट्रेट के पास क्यों लेके जा रहे हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में, ये तय करने के लिए कि उसको फर्दर गिरफ्तार करके रखना है या नहीं रखना है। और यदि उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करके रखा जाएगा तो उसके लिए जुडिशियल ऑथोराइजेशन की आवश्यकता है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको परमिशन देगा। और यदि उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना 24 घंटे से ज़्यादा गिरफ्तार करके रखा जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कि वो इलीगल डिटेंशन है उस व्यक्ति का जिसके ऊपर आरोप है कि उसने कोई क्राइम किया है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने देखा कि उसको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, राइट टू बी कंसल्टेड होना चाहिए और राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? MCI, आपको उल्टा लिखना है, इन्फॉर्म्ड, कंसल्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तब ये जो सेफगार्ड हैं, ये जो सुरक्षाएं हैं, ये किसको नहीं है? एनिमी एलियन को नहीं है। हमने समझना है एनिमी एलियन क्या होता है। और इसके अलावा ये सुरक्षा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसको भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने अभी तक अपराध किया नहीं है, उसको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ऐसी अपेक्षा है कि वो अपराध कर सकता है, वो क्राइम कर सकता है, ठीक है। तब हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव वर्सेस प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या अंतर होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन होता है आफ्टर अ क्राइम इज कमिटेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है बिफोर अ क्राइम इज कमिटेड। यहाँ पे जुडिशियल ट्रायल होता है, यहाँ पे जुडिशियल ट्रायल नहीं होता, ये होता है बेस्ड ऑन सस्पिशन और अप्रीहेंशन। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्ड होती है। यहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन को विदाउट ट्रायल, और ड्यू प्रोसेस बाईपास हो जाता है। अब बात आती है कि यदि हम ऐसा कर रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो ये तो बेसिकली हम एक इंडिविजुअल को उसकी लिबर्टी से डिप्राइव कर दे रहे हैं। ये बेसिकली प्री एम्प्टिव है, विदाउट प्रूवन रॉन्ग डूइंग है, मेकिंग इट हाईली ससेप्टेबल टू मिसयूज, इसका मिसयूज भी हो सकता है। इसी चीज को आर्टिकल में क्या कहा गया है? प्री क्राइम फ्रेमवर्क, कि अपराध हुआ ही नहीं है उससे पहले की अपने एक रूपरेखा बना रखी है। क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन किसी व्यक्ति को अपराध होने पे नहीं पकड़ता, ये उसको अपराध होने से पहले पकड़ लेता है। और उसके लिए आपने पूरे नियम बना रखे हैं कि भाई उस व्यक्ति को आप क्या करोगे। अभी हम आगे देखेंगे कि 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक डिटेन करके रखा जा सकता है। और जब 3 महीने हो जाएंगे तब 3 महीने के अंदर अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, और वो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति का जो डिटेंशन है उसको बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। यानी कि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपने एक पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है। और वो फ्रेमवर्क कब का है? जब उस व्यक्ति ने क्राइम किया ही नहीं है। इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो एक प्री क्राइम फ्रेमवर्क है जो पनिश कर रहा है इंडिविजुअल को फॉर व्हाट दे माइट डू, नॉट व्हाट दे हैव डन, ठीक है। तो कितनी आयरनी की बात है कि एक व्यक्ति जिसने अपराध कर दिया है, जिसके ऊपर आरोप है दैट ही हैज डन दी क्राइम, उसको तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है।
लेकिन वो व्यक्ति जिसने अपराध करा ही नहीं है और जिसकी संभावना है कि उसने शायद अपराध किया होता, उसको आपने 3 मंथ्स के लिए क्या कर लिया है, गिरफ्तार करके रख लिया है, ठीक है, डिटेन करके रख लिया है। तो कोई कह सकता है कि ये इनजस्टिस है, लेकिन हम देखेंगे कि ये इनजस्टिस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा है ना। जैसे किसी ने मान लो किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी ने चोरी कर ली, तो वो एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन जो व्यक्ति प्रिवेंटिव डिटेंशन में जा रहा है, वो किसका मामला है? वो है पब्लिक ऑर्डर का, क्योंकि उसने या तो पब्लिक ऑर्डर खराब कर दिया है या फिर वो पब्लिक ऑर्डर को खराब कर सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा है। जैसे कि अगर हम बात करें सोनम वांगचुक जो हैं, आपने सुना होगा इनका नाम। जो सोनम वांगचुक हैं, इन्होंने लद्दाख में एक आंदोलन चलाया था जिसमें ये क्या कर रहे थे, आमरण अनशन कर रहे थे, एक स्ट्राइक कर रहे थे। और हमें देखने को मिला है कि सरकार ने अभी इनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है उसके तहत इनको बेसिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ये आरोप है कि इन्होंने क्या किया है, पब्लिक ऑर्डर को खराब किया है। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? जिसमें बड़े स्तर पे किसी व्यक्ति जो है उसके कारण क्या हो सके, राइट्स हो जाए, आगजनी हो जाए, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को बड़े स्तर पे डैमेज कर दिया जाए, उसमें एक इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होके उभरे, तब हम कह सकते हैं कि उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लग सकता है। ठीक है, तब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 से क्लॉज 7 तक जो है वो एक्सप्लिसिटली, ध्यान देना है, एक्सप्लिसिटली यानी कि स्पष्ट रूप से लेजिटिमाइज करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल्कुल ठीक है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन है जहां पे आर्टिकल 21 वीक हो जाता है। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और आर्टिकल 22 के तहत आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जब उसने अपराध किया ही नहीं है, यानी कि आप उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को जब आप गिरफ्तार करते हो, क्या आर्बिट्रेरली गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ होना जरूरी है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई लॉ ही नहीं बना हुआ है तब आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते जिसके ऊपर आपको अनुमान है कि वो क्या कर सकता है, कोई क्राइम कर सकता है। तो लॉ का होना जरूरी है। अभी हम आगे देखेंगे भी कौन कौन से लॉज हैं। जैसे कि एक कानून है मीसा, मतलब ये है नहीं, ये था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये अब ये रिपील हो चुका है। आज के टाइम में जो कानून अभी भी चल रहा है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। ये मीसा कब आया था? 71 में आया था। इंदिरा गांधी लेके आई थी, 78 में रिपील हो गया था। तो यानी कि लॉ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब लॉ आपने बना दिया तो क्या कोई कोई भी कानून बना के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? जैसे कि कोई कानून बना दे कि भाई देखो, हम्म, किसी के थप्पड़ मारना जो है वो अपराध है और मुझे ऐसा अनुमान है कि अगले दिन ये किसी के थप्पड़ मार देगा क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हुई थी। तो क्या इस आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के? नहीं किया जा सकता। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है स्पेसिफिकली साफ साफ बता भी देता है कि यही वो ग्राउंड्स हो सकते हैं जिसके आधार पे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है इस अनुमान में कि वो क्राइम कर देगा। उसमें यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में उनको रखा गया है। तो जो लॉ भी बनेगा वो स्पेसिफिकली क्या देखेगा कि डिफेंस से संबंधित मामला, फॉरेन अफेयर्स से संबंधित मामला या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया यानी कि नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई मामला है जिसको एक इंडिविजुअल प्रभावित कर सकता है, तो उसके कारण उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाएगा। ठीक है, इसके साथ में कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आ जाता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर आ जाता है और मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज आ जाता है। अब इसमें एक जो लिखा नहीं है वो क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, उसमें था सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसके साथ में पब्लिक ऑर्डर। अब आपको समझना होगा कि पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है किससे, लॉ एंड ऑर्डर से। अब इसमें एक चीज़ जो आपको और क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि यूनियन लिस्ट जो है यानी कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इनके ऊपर गिरफ्तारी कौन कर सकता है? केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, यानी कि देश की सिक्योरिटी को, नेशनल सिक्योरिटी को यदि खतरा है तब उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि वो तो यूनियन लिस्ट में है। या फिर अगर वो फॉरेन अफेयर्स यानी कि फॉरेन रिलेशन से संबंधित किसी मामले में कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है कोई व्यक्ति, तब उसको भी गिरफ्तार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। और अगर पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने का मामला है या फिर मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सप्लाईज का मामला है तब उस मैटर में स्टेट गवर्नमेंट भी गिरफ्तार कर सकती है और उस मैटर में
सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये किस में है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इससे आपको एक बात जो क्लियर हुई होगी वो ये हुई होगी कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है उसमें जो ज्यूरिसडिक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो वाइड है कंपेयर टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 3 मामलों में गिरफ्तार कर सकती है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 6 मामलों में गिरफ्तार कर सकती है, जिसमें से 3 मामले यूनियन लिस्ट में हैं और 3 मामले कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेफ गार्ड्स की और एडवाइजरी बोर्ड की। तो देखो, जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 महीने के अंदर अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको अप्रूवल देना होगा कि इसको फर्दर आप डिटेन करके रख सकते हो कि नहीं रख सकते। अब बात आती है उस एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठेगा। तो उस एडवाइजरी बोर्ड में सिटिंग या रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस हो सकते हैं या फिर लॉयर्स हो सकते हैं, क्योंकि लॉयर्स जो हैं वो क्वालिफाइड होते हैं टू बिकम द जज। तो अब इसका क्रिटिसिज्म भी है कि भाई यदि आप लॉयर्स को इसमें बैठा दोगे, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड में कौन बैठेगा ये कौन तय करेगा, तो गवर्नमेंट तय करेगी। अब जो हाई कोर्ट का जज है उसको हम कह सकते हैं कि वो फिर भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब हम लॉयर की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हाई कोर्ट में तो बहुत सारे लॉयर होते हैं। उनमें से कुछ लॉयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के होंगे। अब जो प्रो गवर्नमेंट आइडियोलॉजी के लॉयर्स हैं उनको यदि आप एडवाइजरी बोर्ड में बैठा दोगे तब तो वो कहेंगे कि उनको 3 महीने के बाद भी डिटेन करके रखो। और एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए कि एडवाइजरी बोर्ड ने 3 महीने के बाद में जब कह दिया कि आप ज़्यादा डिटेन कर सकते हो, तब अभी कोई टाइम लाइन भी नहीं है कि उनको बाद में 3 महीने के बाद एडवाइजरी बोर्ड ने यदि अप्रूवल दे दिया है तो कितने समय तक के लिए डिटेन करके रखा जा सकता है। तो इसी वजह से जो NCRWC है, नेशनल कमीशन है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने क्या रिकमेंड किया, उसने कहा कि भाई जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें सिर्फ सिटिंग जजेस होने चाहिए, लॉयर का प्रावधान हटा दो और मैक्सिमम डिटेंशन 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, और 3 महीने के बाद में क्या होता है, विद इन 3 मंथ्स एडवाइजरी बोर्ड को रिव्यू करना होता है कि इनको फर्दर डिटेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, जो जनता पार्टी ने किया था। इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई थी। इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन हार जाने के बाद में जब जनता पार्टी रूल करती है तो उसने कहा कि ये जो 3 महीने तक किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखा जा सकता है ये सही नहीं है, तो 90 दिन की बजाय 60 दिन के लिए उसको डिटेन करके रखा जाना चाहिए। कितने दिन के लिए, 60 डेज के लिए डिटेन किया जाना चाहिए, यानी कि 2 मंथ के लिए। लेकिन इसके लिए ये सरकार ने कानून तो बना दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, यानी कि इनेक्टमेंट तो हो गया, लेकिन एक गैजेट में नोटिफिकेशन देनी होती है गवर्नमेंट को, और गैजेट नोटिफिकेशन के बाद में हम ये मान लेते हैं कि ये कानून जो है वो इन्फोर्स हो गया है। तो आज तक इन्फोर्समेंट हुआ ही नहीं है, यानी कि ऑन पेपर्स कानूनी रूप से जो डिटेंशन की टाइम लिमिट है, जो टाइम फ्रेम है, वो 3 महीने से घट के 2 महीने हो चुका है। लेकिन क्योंकि ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन नहीं आया है और इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है उस कानून का, उसकी वजह से आज भी 3 महीने का ही प्रावधान बना हुआ है और किसी व्यक्ति को 3 महीने तक के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। और एडवाइजरी बोर्ड यदि हाँ कह देता है तो 3 महीने से ज़्यादा के लिए भी उसको रखा जा सकता है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन और भी है कि कुछ मैटर्स ऐसे भी हैं जो हमें मालूम नहीं है कि कौन से मैटर्स हैं। उनमें क्या होगा, आर्टिकल 22 क्लॉज 7 सब क्लॉज ए क्या कहता है, पार्लियामेंट बाईपास कर सकती है एडवाइजरी बोर्ड को भी, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट अनचेक्ड एग्जीक्यूटिव पावर। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कुछ मैटर्स ऐसे भी होंगे जिसमें किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है 3 महीने के लिए, एंड 3 महीने से ज़्यादा के लिए रखा जाना है कि नहीं रखा जाना, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन, उसकी रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको बाईपास कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं जुडिशल लैंडमार्क केसेस की, जिनको हम देखेंगे आर्टिकल 22 के कंटेक्स्ट में। तो 2 केसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें। एक तो है ए.के. गोपालन केस। तो ए.के. गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट व्यक्ति थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, जिन्होंने चैलेंज किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को। उस टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया था 1950 में, उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने उसका विरोध किया था। इन्होंने कहा कि देखो भाई, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। तो मैंने तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पालन किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन उस केस में क्या कहा
कि A.K. गोपालन जो हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आर्टिकल 22 के तहत जो डिटेन किया गया वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा कि भाई आर्टिकल 22 अपने आप में इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 22 की जब हम बात करेंगे तो उस केस में आर्टिकल 19 को और आर्टिकल 21 को लाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में उन्होंने कहा कि हम तो क्या देखेंगे कि आर्टिकल 22 के तहत जो गिरफ्तार किया गया है उसमें प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, यदि इसका पालन हुआ है तो हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 को अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड कोड माना गया, ग्रांटिंग वाइड पावर्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। जजमेंट फेवर्ड स्टेट सिक्योरिटी ओवर द इंडिविजुअल लिबर्टी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जब मेनका गांधी केस आता है तब उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन केस में जजमेंट दिया था उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, क्योंकि इस केस में हम कहते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि भाई देखो आर्टिकल 22 के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया वो तो ठीक है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि वो कितना फेयर है, कितना जस्ट है और कितना रीजनेबल है। तो जब हम A.K. गोपालन केस की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, मेनका गांधी केस की, तब उसमें हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है इसको हम ज़्यादा बेहतर मानते हैं कंपेयर टू प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ की, क्योंकि जब प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ की बात होती है तो उसमें हम देखते हैं कि कानून के तहत बताए गए प्रोसीजर का पालन किया गया कि नहीं किया गया। लेकिन जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि वो जिस प्रोसीजर का पालन किया गया वो कितना फेयर था, कितना जस्ट था, कितना रीजनेबल था। तो इसमें हम इंटेंट की भी बात करते हैं, जबकि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ में हम इंटेंट की बात नहीं करते। तो मेनका गांधी केस में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये कहा कि भाई आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 जो है इनको भी कंसिडर किया जाएगा जब आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। तो आर्टिकल 14, 19 और 21 इनको हम गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं और ये इंटरलिंक्ड हमें देखने को मिलते हैं दीज फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 बात करता है किसकी, राइट टू इक्वलिटी की। 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की और किसी के राइट टू मूवमेंट की भी। और आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ठीक है, तो इन तीनों का भी ख्याल रखा जाएगा जब हम आर्टिकल 22 को देखेंगे। तो आप साइलोज में फैसला नहीं ले सकते हो, इनको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थाने एम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की। ये रिसेंट केस है 2025 का ही, क्योंकि केरला में एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट आया है, उसको आधार बनाते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता प्रोसिक्यूशन को या बेल डिनाइल को। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, ऐसा उस पर आरोप है, ठीक है, वो एक्यूज है ऑफ डूइंग अ क्राइम। तब कोई व्यक्ति यदि एक्यूज है ऑफ डूइंग अ क्राइम तब उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, और उसको अरेस्ट करने के बाद में क्या करना चाहिए, उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए किस आधार पे उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको ये अधिकार होना चाहिए कि वो कंसल्ट कर सकता है अपने लॉयर से। उसके साथ साथ में उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना होगा, जो तय करेगा कि इसको बेल मिले या इसको जेल में रखा जाए, है ना। तो ये काम होना चाहिए। और उसके बाद में सरकार क्या करेगी, सबूत इकट्ठा करेगी, एक ट्रायल चलेगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा और उस व्यक्ति को सजा मिलेगी। लेकिन कई बार ये देखने को मिलता है कि वह केसेस जिनमें क्राइम हुआ है या जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं उसमें जो व्यक्ति एक्यूज है उस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जाता है। यानी कि उस व्यक्ति ने जिसने अपराध कर दिया है उसको आप मुकदमा चला ही नहीं रहे हो और उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल रखा है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल के आप उसको सजा दे रहे हो। देखो अगर उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलेगा तब ये तय होगा कि वो इनोसेंट है या वो गिल्टी है। लेकिन यदि आपने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया तब उससे क्या होगा, वो इनोसेंट है या गिल्टी है पता ही नहीं चलेगा और वो व्यक्ति बेकार में ही जेल में पड़ा रहेगा, यानी कि वो डिटेंशन में रहेगा। ठीक है, तब इसका अगर हम देखें तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटीट्यूट फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, यानी कि जो मुकदमा चल रहा है या फिर बेल डिनाइल जो है उसका सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति को आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया। इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, शुड अप्लाई ओनली टू पब्लिक ऑर्डर नॉट टू ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डर इशूज। ठीक है, फिर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट्स की और मेटाफर्स की। तो अगर हम देखें तो गोल्डन ट्रायंगल वर्सेस बर्मुडा ट्रायंगल, तो अगर हम आर्टिकल 22 को क्या कह देते हैं कि वो बिल्कुल सेपरेट है और आर्टिकल 22 के यूज के समय में आर्टिकल 14, 19, 21 की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हमने क्या बना दिया, उसको एक बर्मुडा ट्रायंगल बना दिया। क्यों, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल में क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाकी सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं,
इसी तरीके से आर्टिकल 22 एक बर्मुडा ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, जहां पे आपने बाकी के जो आर्टिकल्स हैं, जो गोल्डन ट्रायंगल है, उसको डिसअपियर कर दिया है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये तो गोल्डन ट्रायंगल है जो प्रोटेक्ट करते हैं लिबर्टी को थ्रू फेयरनेस एंड रीजन। जबकि जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो कौन सा आर्टिकल एक्ट कर रहा है बर्मुडा ट्रायंगल की तरह? आर्टिकल 22 एक्ट कर रहा है, जो अलाउ कर रहा है राइट्स को टू डिसअपियर अंडर अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसी के साथ में हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 22 क्या है? डेविल्स आइलैंड भी है, एक आइलैंड है। जैसे कि हम बात करें 14, 19 और 21 की, तो ये क्या है? ये ओशियंस है ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में एक समुद्र की भांति है। लेकिन उस समुद्र में आर्टिकल 22 एक आइलैंड की तरह काम कर रहा है, एक टापू की तरह काम कर रहा है, जो बिल्कुल सेपरेट है, और वो भी डेविल्स यानी कि राक्षसी टापू है वो। ठीक है, ये रेफर करता है किस चीज को? कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो रिजीम है वो एक डेविल्स आइलैंड की तरह काम कर रही है और आइसोलेट कर देती है डिटेनीज को फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम। अब हम बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर वर्सेस लॉ एंड ऑर्डर की। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर क्या होता है। पब्लिक ऑर्डर वो होता है जिसमें बड़े स्तर पे आपने क्या किया है? प्रभावित किया है सोसाइटी को। जैसे कि आपने रिलीजियस राइट करवा दिए, ठीक है, धार्मिक दंगे हो गए, या फिर आप किस में इन्वॉल्व हो? किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और आपने किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम दिया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मामला क्या होता है? आपने छोटी मोटी चोरी कर ली है, ठीक है, तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट होता है जिससे पीस प्रभावित जरूर होता है, लेकिन वो आप काम कर चुके हो और उसके लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो अपराध है उसमें सजा होगी। पब्लिक ऑर्डर में ये भी हो सकता है कि आप पकड़े गए हो, दैट यू आर अ टेररिस्ट, आप एक्यूज हो एक आतंकवादी होने के, लेकिन आपने कोई आतंकवादी हमला किया नहीं है, देन यू वुड बी इन द प्रिवेंटिव डिटेंशन। या फिर आपने क्या किया है? पब्लिक ऑर्डर को खराब किया है। कैसे? जनता को इंसाइट करके। और जनता ने क्या किया है? जनता ने उसके बाद में आगजनी कर दी, आर्सन कर दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज वैलिड ओनली फॉर पब्लिक ऑर्डर। अच्छा, ये पब्लिक ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं, ये यूनियन लिस्ट में आता है कि स्टेट लिस्ट में आता है? ऊपर हम पढ़ के आए हैं यूनियन वर्सेस स्टेट लिस्ट, या फिर स्टेट में है ही नहीं, कॉन्करेंट में है। बिल्कुल, इट इज इन दी कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक ऑर्डर कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज जो है वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में होता है। यूनियन में क्या आता है? डिफेंस आता है, फॉरेन अफेयर्स आता है और नेशनल सिक्योरिटी आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं माइनॉरिटी रिपोर्ट। देखो, ये एक मूवी है माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज की फिल्म थी, ये 2002 में आई थी। इसमें क्या होता है? इस फिल्म में जो प्रोटेगोनिस्ट होता है वो क्या करता है? प्री कॉक्स होते हैं वो, यानी कि प्री रिकॉग्निशन, वो पहले से ही पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति भविष्य में चल के अपराध करेगा, और उसके अपराध करने की एंटीसिपेशन के आधार पे उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जाता है। इससे होता क्या है? जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है वो डिक्लाइन हो जाती है ना, अंडरमाइन हो जाती है। ड्यू प्रोसेस भी अंडरमाइन होता है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी भी अंडरमाइन होती है। तो हम एक क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक सिमिली बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आर्टिकल 22 के तहत हमें प्रिवेंटिव डिटेंशन देखने को मिलता है, वो बेसिकली जो माइनॉरिटी रिपोर्ट मूवी थी ना, जिसमें जो पुलिस वाले होते हैं उनको प्री कॉग की पावर होती है और वो पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये व्यक्ति भविष्य में चल के अपराध करेगा। बिल्कुल वैसी सिचुएशन हो गई है जो हमें देखने में बहुत ज़्यादा रिडिकुलस लगती है। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं? गिल्टी अंटिल प्रूवन, मतलब कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। लेकिन आर्टिकल 22 क्या कर रहा है? वो बेसिकली उल्टा काम कर रहा है। वो कर रहा है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो ओनर्स ऑफ बर्डन भी उस व्यक्ति के ऊपर ही है जिसको गिरफ्तार किया गया है। फिर हम कहेंगे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस क्या है भारत में। एक तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था 1950 का, जो एक्सपायर हो गया अब, यानी ये कानून नहीं है। मीसा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया था। क्यों? क्योंकि वो जेल में थे, इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया था जब उनकी बेटी हुई थी। ये भी रिपील हो गया है। कोफे पोसा, ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कौन सा कानून है, कमेंट बॉक्स में भी लिखना है। ये अभी भी फोर्स में है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, सोनम वांगचुक इसके तहत ही गिरफ्तार हुए हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, ये भी फोर्स में है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1980 भी फोर्स में है। एनडीपीएस कानून भी फोर्स में है। ये होता है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इसी के तहत जो शाहरुख खान के बेटे हैं, आर्यन खान उनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया था, ये भी अभी फोर्स में है। इसके ऊपर GS4 में एक केस स्टडी भी आ चुकी है। तो इसके कुछ जो प्रोविजंस हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उनको एक बार रीड कर लें। ठीक है, टाडा एक्ट आया था, पोटा आया था। पोटा कौन लेके आया था? वाजपेयी सरकार लेके आई थी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए। इसको रिपील कर दिया गया था 2004 में ही, जब
यूपीए की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ क्रिटिसिज्म क्या होता है। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेफ गार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 3 से 7 तक में, क्योंकि हमने क्या देखा था जो एडवाइजरी बोर्ड है उसको भी बाईपास किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्पेसिफिक मैटर्स में। जुडिशियल ट्रायल हमें देखने को नहीं मिलता, डिटेंशन बेस्ड ओनली ऑन एग्जीक्यूटिव सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इसका पोटेंशियल मिसयूज हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। तो अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने इसको क्या कहा है कि एक नेसेसरी एविल है, यानी कि जुडिशरी ने आर्टिकल 22 के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसको क्या कर रखा है, अपहोल्ड कर रखा है, उसने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया है। लेकिन अगर हम देखें तो ये रूल ऑफ लॉ को चैलेंज करता है, हमें मालूम है। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी भी इससे कंट्राडिक्ट होती है, लिबर्टी और जस्टिस भी इससे इरोड होता है। सोमनाथ लाहिरी एक व्यक्ति में उन्होंने कहा है कि जो अनचेक्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भारत को पुलिस कांस्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक समस्या की बात है। फिर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रिमेन्स अ कॉलोनियल लीगेसी विद अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ठीक है, विद इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क यानी कि हमारे लोकतांत्रिक रूपरेखा में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक कॉलोनियल लीगेसी है। इससे लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस अंडरमाइन होता है। अगर हम गोल्डन ट्रायंगल की बात करें तो उसके लाइट में अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक एक्सेप्शन होना चाहिए, रूटीन नहीं होना चाहिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन में हमें ट्रांसपेरेंसी देखनी चाहिए, ना कि आर्बिट्रेरीनेस हो। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है मनमाने ढंग से किसी को भी पकड़ लेना। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। ऑल्दो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा कैसे, वो एक सोचने की बात है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपराध तो किया ही नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन अनचेक्ड रहता है तो वो एक रिस्क पैदा करेगा ट्रांसफॉर्म करने का इंडिया की डेमोक्रेसी को डेविल्स आइलैंड में, वेयर द फियर ऑफ क्राइम एक्लिप्सेस फ्रीडम इटसेल्फ, जहां पे जो डर है कि अपराध हो सकता है उसके कारण व्यक्तियों की स्वतंत्रता को क्या कर दिया जाएगा, इक्लिप्स कर दिया जाएगा, यानी कि खत्म कर दिया जाएगा, कर्ब कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से टॉपिक हमारा खत्म होता है। आई होप आपको आर्टिकल 22 होलिस्टिकली समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है। आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ में वीडियोस को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।